हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। सो आज के इस लेक्चर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीबीएमएस यूज़र्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा डिक्शनरी ये हम पढ़ने वाले हैं। और भी देखेंगे कंटेंट्स ऑफ डेटा डिक्शनरी, टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं इतने टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डीबीएमएस के यूज़र्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। डाटाबेस को इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स का मतलब ये है, यहाँ पे आपकी नौकरी की बात हो रही है कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आपको अगर सब कुछ दे दिया जाता है तो आपको बोला जाएगा डीबीए। तो डीबीए का हमने एक लेक्चर किया था इसके पहले वाले में। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा यूज़र होता है जो किसी डेटाबेस को डाटाबेस की कंट्रोलिंग करना, मेंटेन करना, सब कुछ करना डीबीए का काम होता है। तो एक प्रकार का यूज़र तो सबसे पहले डीबीए ही हो जाता है। तो इसको शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरा कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, मेंटेनेंस वगैरह जो देखता है उसको हम पहला प्रकार का यूज़र्स कहते हैं। दूसरा प्रकार का यूज़र होता है, इसे हम नेव या पैरामेट्रिक यूज़र बोलते हैं। नेव ऑब्लिक पैरामेट्रिक, आप बेहतर होगा पैरामेट्रिक लिखें क्योंकि नेव जो वर्ड है इट इज़ अ वर्ड दैट मीन्स अनाड़ी। मतलब इन लोगों को डेटाबेस से कोई मतलब नहीं रहता कि डेटाबेस के अंदर क्या है, बट एक्चुअली में इन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे होता है कि आप लोग देखे होंगे कि कई लोग जैसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढते नहीं हैं, उन लोगों को मतलब किससे रहता है, सिर्फ नाम से मतलब रहता है कि हाँ इसका नाम मुकेश है, मेरे को मुकेश सर्च करना बस, लेकिन उन लोगों को सेव करना नहीं आता। तो ऐसे भी यूज़र्स होते हैं डेटाबेस के, जो लोगों को डेटाबेस ना क्रिएट करना आता, ना बनाना आता, ना सेव करना आता, ना अपडेट करना आता, ना एडिट करना आता, कुछ भी नहीं आता, बट स्टिल दे यूज़ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। तो इस तरीके के यूज़र्स को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक या नेव यूज़र्स। तीसरे प्रकार के जो डेटाबेस यूज़र्स हैं वो होते हैं सिस्टम एनालिस्ट। ओके, अब मैंने एक बात बोली कि ये नौकरी से रिलेटेड बात चल रही है। तो सिस्टम एनालिस्ट जो है वो किस प्रकार के यूज़र्स होंगे, है ना। तो सबसे पहली नौकरी की जो बात है वो ये है कि अगर आपकी जॉब लगती है डीबीए की तो ये सबसे बेहतरीन जॉब होता है डेटाबेस का। नेव पैरामेट्रिक यूज़र्स में कौन आएंगे, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो डेटा एंट्री का काम करते हैं। डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ मेंटेन हो रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं होता, ये लोग सिर्फ डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो इस तरीके के यूज़र्स को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक यूज़र्स बोलेंगे। तीसरा आता है आपका सिस्टम एनालिस्ट। ये एनालिसिस का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोविड के दौरान बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी जो क्या करते थे, डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे इंडिया, चाइना वगैरह वगैरह से डेटा कलेक्शन करके अपनी एक वेबसाइट बनाए, वेबसाइट में लाइव अपडेशन चालू कर दी है। तो ये यहाँ से डेटा उठा के क्या करते रहते हैं। अब भाई 206 कंट्रीज़ हैं, तो 206 कंट्री में कौन सा डेटा कब अपडेट हो रहा है ये तो हमको पता नहीं चलता, बट ऐसा लगता है देखने में जैसे कि हाँ लोग पूरे टाइम बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो काम होता है, ये काम होता है सिस्टम एनालिस्ट का। सिस्टम एनालिस्ट इस तरीके का काम करते हैं। तो अगर आप सिस्टम एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इस तरीके के एप्लीकेशंस आप डेटाबेस में डेवलप कर सकेंगे और ऐसे यूज़र्स कहलाते हैं सिस्टम एनालिस्ट। नेक्स्ट आपका आता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स, सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स इस तरीके के यूज़र्स जो हैं कि इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। डॉक्टर मतलब वो मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मतलब मैं साइंटिस्ट कहना चाहता था, जिनके सामने डॉक्टर लगता है, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस तरीके के जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग खुद अपना डेटाबेस एप्लीकेशन बनाते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इन लोग कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं लिखते, बट जस्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना जो भी जितना भी इनको काम है अपने हिसाब से एक टेबल बना लिए, उस टेबल में इनको जो जो चीज़ें चाहिए एनालाइज करने के लिए, क्वेरी करने के लिए, तो ये अपना डेटाबेस बना के उसे एक्सेस करते हैं। तो इस तरीके के यूज़र्स कहलाते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। इसका एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे जियो डेटाबेस के इंजीनियर्स हैं, जीआईएस के इंजीनियर्स हैं। वो लोग किसी जियो लोकेशन का मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी एक लोकेशन के बारे में, किसी एक सिटी के बारे में, वहाँ की उसका नाम क्या है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, उसका एरिया कितना है वगैरह वगैरह, अगर आप एक टेबल में जियो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके के यूज़र्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका डेटाबेस के डिज़ाइनर्स। डेटाबेस के डिज़ाइनर्स मतलब जो डेटाबेस को सिर्फ डिज़ाइनिंग करने का काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर्स। इनका काम केवल इतना होता है कि आप इनको अपनी रिक्वायरमेंट बता दें तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस को डिज़ाइन करके
दे देंगे, बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब ये जो है इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ऐसा आपको सुनने में लग रहा होगा, बट एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कौन करता है, तो वो यूज़र्स ही रन करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इटसेल्फ एक यूज़र है कि किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा भी आप डेटाबेस डेवलप कर सकते हो। जैसे आपके फ़ोन पे कॉन्टैक्ट्स नाम का जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, इस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने कॉन्टैक्ट्स को डेवलप करते हो। तो यहाँ तक जो हमने देखा, तो क्या ये एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं करते? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। बट स्पेसिफिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम भी एक कैटेगरी है, एक प्रकार है डेटाबेस यूज़र का। और लास्ट में आता है आपका कैजुअल यूज़र्स। कैजुअल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो किसी डेटाबेस को कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कभी ज़रूरत पड़ी तो कर लिए, मतलब बड़े लोग भी, जो बड़े लोग होते हैं, या टेम्परेरी यूज़र्स भी बोल सकते हैं आप इनको। तो कैजुअल यूज़र्स ही ज़्यादा अच्छा नाम रहेगा, मतलब जो ओकेजनली, आप यहाँ पे एक टर्म याद रखेंगे, ओकेजनल, जो डेटाबेस को ओकेजनल कभी कभी इस्तेमाल करते हो, तो इस प्रकार के यूज़र्स को हम बोलते हैं डेटाबेस के कौन से यूज़र्स? कैजुअल यूज़र्स। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ DBMS यूज़र्स। अब आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि डेटा डिक्शनरी क्या होता है। यहाँ इसको यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ओके, सो नाउ विल सी व्हाट डेटा डिक्शनरी। तो सब कलर डार्क कर लिया जाए, इस बार वाइट बोर्ड में पढ़ाने का आनंद लिया जाए। ओके, तो डेटा डिक्शनरी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पहले, आज इसको डिटेल में पढ़ने की बारी आ गई कि कितना डेटा डिक्शनरी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो डेटा डिक्शनरी सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, आपके लिए मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, आप मेरे साथ साथ ही एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाने वाले हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का डेटाबेस अगर आप बनाएंगे तो आप सभी को मेरे साथ साथ इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो कॉलम्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ, टेबल, इस टेबल पे कॉलम्स बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, आपको ये समझना है कि एक स्टूडेंट की कितने प्रकार की जानकारी हम इकट्ठी कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर मान लीजिए, उसका जो भी होगा वो बाद में लिखेंगे। सीरियल नंबर का टाइप क्या होगा वो यहाँ पे लिख देते हैं, सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर का टाइप जो है वो किस तरीके का होगा? नंबर डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ? नम। ओके, तो ये सीरियल नंबर का प्रकार हो गया। फिर आएगा उसका नाम। तो जो नाम हम लिखते हैं वो किस प्रकार का होता है? वो होता है टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए हमको लेना है उसका सिटी, तो सिटी भी किस प्रकार का डेटा होगा? टेक्सचुअल डेटा होगा। देन आफ्टर उसका मान लीजिए एनरोलमेंट नंबर आपको लेना है, एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर भी किस प्रकार का होगा? मिक्सचर हो सकता है, तो हम इसको भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं। तो दोनों का जब मिक्सचर हो गया तो क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया। अब अगर आपको कोई बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि उसका मोबाइल नंबर। अब डेफिनेटली मोबाइल नंबर जो है वो किस प्रकार का डेटा होता है? वो उसमें कभी भी टेक्स्ट नहीं आता, तो ये किस प्रकार का डेटा होगा? नंबर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ताकि अलग अलग प्रकार के डेटा को हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकें, तो यहाँ पे जैसे है क्या है, मेरे दिमाग में आया था कि हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को नॉर्मली शॉर्ट में हम लिखते हैं DOB। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ DOB। ये किस प्रकार का डेटा टाइप होगा? डेट प्रकार का डेटा टाइप भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। तो अब इसको देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि ये किसका डेटाबेस हमने बनाया है? एक स्टूडेंट का डेटाबेस हम बनाने वाले हैं। और ये जो टेबल है, इसको देख के क्या कोई भी नहीं समझ जाएगा कि भाई जो टेबल बनने वाली है उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी? तो उसमें ये सारी चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे बात करते करते दोबारा लिख दिया, स्टूडेंट की नाम की टेबल है ये, है ना। अब अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे इसको क्लियरली एक और लाइन खींच दें और इन सभी का डिस्क्रिप्शन लिख लें कि सीरियल नंबर जो है आपको किस पे इनपुट करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको जो भी 2-3 लाइन लिखनी है उसका आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। नाम जो है वो टेक्सचुअल होना चाहिए, मैक्सिमम इतना लंबा नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 2-3 कैटेगरी बनानी है कि ये फर्स्ट नेम है, इसके बाद में फिर लास्ट नेम है, फिर फादर्स नेम है, और भी बहुत सारी फील्ड्स जुड़ी जा सकती हैं। तो मोटा मोटा डेटा डिक्शनरी होता क्या है? डेटाबेस के की एलिमेंट्स को समझाने वाली जो एक थिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा डिक्शनरी कहते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। ये डेटा डिक्शनरी की डेफिनेशन है। मैं आपको ऑनलाइन या इंटरनेट से या बुक से कोई भी डेफिनेशन दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। सो वी विल सी दैट। मैंने गूगल किया, मुझे विकीपीडिया में मिला ये
कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है। इट इज़ अ मेटा डेटा रिपोजिटरी एज डिफाइंड इन द IBM डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटिंग। IBM की जो डिक्शनरी है कंप्यूटिंग की, उसमें इसको मेटा डेटा कहा गया है। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा फॉर डेटा। तो मैंने भी तो यही कहा कि डेटाबेस के लिए जो आपके लिए डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मेटा डेटा रिपोजिटरी है, इज़ अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सेंट्रलाइज्ड क्या है, रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट डेटा सच अ मीनिंग, रिलेशनशिप टू अदर डेटा, ओरिजिन, यूजेज एंड फॉर्मेट। Oracle defines it as a collection of tables with metadata। तो ये है डेटा डिक्शनरी की एकदम टेक्निकल परिभाषा, ठीक है। और इसके ऊपर में जो मैंने आपको दिया वो क्या है, इसका एक एग्जांपल। तो ये है आपका डेटा डिक्शनरी। इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो डेटा डिक्शनरी होता है उसके ये सारे कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ ऑल द डेटाबेस टेबल्स एंड देयर स्कीमास। उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं और उसके स्कीमास हैं। स्कीमास का मतलब उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, उसको स्कीमा बोलते हैं। डिटेल्स अबाउट द टेबल्स इन अ डेटाबेस सच एज देयर ओनर्स, कौन उसका ओनर होगा, उसके सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपकी ये सब चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आपको लग रहा होगा, बट एक्चुअल में क्या है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर से वही 6, 7, 8 क्लास वाली बात याद आपको दिला दूँ कि अभी हम लोग शुरुआत करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना, है ना। आगे आगे आप देखिए स्कीमा क्या होता है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ना, इसको क्लियर कट। जब आप किसी चीज़ की लॉजिकल डेफिनेशन लिखते हैं ना तो उसको स्कीमा बोलते हैं। मतलब ये क्या है, ये किस तरीके की चीज़ है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं तो किस तरीके का डेट ऑफ बर्थ लिखने वाले, तो भाई किस तरीके का डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ कितना है, 12 दिसंबर है, तो वो इसी तरीके से तो लिखेगा भी 12 दिसंबर 2003। कोई दूसरा तरीका तो उसके पास में होगा नहीं। सो एग्जैक्टली जब आप इस तरीके की चीज़ों को लिखते हैं लॉजिकल, तो आप इसको बताएंगे कि भाई आप कैसा लिखो इसका स्कीमा। सबसे पहले आप लिखो मंथ मंथ मंथ, ठीक है। मंथ 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 के पहले क्या था, डी है, उसके बाद क्या है, वाई है। मतलब इस तरीके से जब आप लिखोगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्कीमा। आपको मतलब फॉर्मेट भी डिफाइन करना है, आपको लेंथ भी डिफाइन करना है। सो व्हेन यू डिफाइन लॉजिकली एवरीथिंग, इट इज़ नोन एज स्कीमा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि डिटेल्स अबाउट ऑल द टेबल्स इन द डेटाबेस। जितने भी टेबल्स डेटाबेस में, भाई एक डेटाबेस है तो वो डेटाबेस कॉलेज का हो सकता है, कॉलेज के डेटाबेस में स्टूडेंट का डेटाबेस हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, सब्जेक्ट्स का हो सकता है, कोर्सेज का हो सकता है, डिपार्टमेंट्स का हो सकता है, फैकल्टीज़ का हो सकता है, वगैरह वगैरह। लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, लाइब्रेरी का हो सकता है, लाइब्रेरियंस का हो सकता है, पियून्स का हो सकता है, वगैरह वगैरह। सच एज देयर ओनर्स कौन है, सिक्योरिटी कंस्टेंट इसमें क्या क्या लगाएं। तो सिक्योरिटी कंस्टेंट का मतलब होता है कि कहाँ पे डेटा रिपीटिशन नहीं हो सकता, कहाँ हो सकता है। व्हेन दे वेर क्रिएटेड, ये सारी चीज़ें डेटा डिक्शनरी के अंदर होती हैं। फिजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेबल सच एज वेयर दे आर स्टोर्ड एंड हाउ। मतलब ये जो डेटा डिक्शनरी है ये कहाँ पे स्टोर्ड, मतलब जो डेटाबेस अपन क्रिएट करने वाले हैं ये कहाँ पे स्टोर होने वाली है ये इन्फॉर्मेशन। टेबल कॉन्स्टेंट सच एज प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स एंड फॉरेन की एट्रीब्यूट। तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो किसी टेबल में एक बार आ गया अगर किसी कॉलम में तो दोबारा नहीं आएगा। जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर प्राइमरी की का एग्जांपल है। इसके बारे में आगे और चर्चा होगी, प्राइमरी की और फॉरेन की आप आगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस व्यूज़ एंड आर विजिबल। मतलब आप डेटाबेस को जिस तरीके से देख रहे हैं तो कहाँ पे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, जो व्यूज़ क्रिएट करेंगे उसमें क्या क्या दिखेगा, ये सारी जानकारी डेटाबेस को क्रिएट करने के टाइम पे ही लिख दी जाती हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम बनाने के पहले उसका एल्गोरिथम लिखा जाता है, वैसे ही डेटाबेस बनाने के पहले डेटा डिक्शनरी क्रिएट की जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर में केवल इतना ही। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि कितने प्रकार के डेटाबेस के यूज़र्स होते हैं और डेटाबेस को बनाने के पहले डेटा डिक्शनरी क्या है और डेटा डिक्शनरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जो भी सवाल हो, जो भी डाउट हो, जो भी शिकायत हो नीचे ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं।